हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, पॉलिटी का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है उसको हम विविध के रूप में आज पढ़ लेते हैं। आज और कल के टॉपिक में पढ़ लेंगे। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियो की क्लासेस कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं विविध में। पहला टॉपिक है दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना था, यानी आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना, उसके पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन थे, हम उनको देखेंगे। तो दोस्तों, बात किया जाए कि उस समय जो हमारा आज़ाद भारत के समय पहला मंत्रिमंडल बना, उस समय प्रधानमंत्री और विदेशी मामलात मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मैथाई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कि रेलवे मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय के विधि मंत्री और कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव उस समय रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, पहली महिला। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पहले भी राजकुमारी अमृत कौर की, जो इनका नाम उल्लेखित हुआ था दोस्तों संविधान सभा के जो संविधान सभा जब बन रहा था उस समय जो 15 महिलाएं थी उनके अंतर्गत इनका नाम आया था, स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत हैं। षणमुखम शेट्टी यह वित्त मंत्री हैं। ये तो बात कर चुके दोस्तों हम जो आज़ाद भारत के समय पहला मंत्रिमंडल बना था उनकी। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान मंत्रिमंडल में जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी, सबको पता है। गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। पहले सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों अमित शाह। वित्त मंत्री इस समय कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। रक्षा मंत्री की बात की जाए तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में चेंज हुए हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। सड़क या राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखते हैं, आवास एवं शहरी मामलात मंत्री कौन थे, तो हरदीप पुरी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। ये भी नए चेंज हुए हैं, तीनों भी याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। तो समितियां देख लेते हैं। ये संसदीय समिति हैं, प्रकलन समिति और लोक लेखा समिति। इन दोनों समितियों को हम जुड़वा बहन भी कहते हैं। बात की जाए प्राकलन समिति की, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और यह सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं, जबकि लोक लेखा समिति में केवल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। बात किया जाए जो लोक लेखा समिति है, यह कैग यानी CAG अनुच्छेद 148 का मित्र और मार्गदर्शक होता है। बात किया जाए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो विपक्ष पार्टी या दल लाता है। बात की जाए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ आता है, तो यह पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आ सकती है या तो सिंगल एक मंत्री के खिलाफ आ सकती है। मंत्री के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। बात की जाए कि ये कहाँ लाया जाएगा, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूछा जाए शर्त क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की शर्त है कि कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 50 संसद के प्रस्ताव होने चाहिए। दोस्तों, यदि ध्यान दीजिए कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार के पास में बहुमत
नहीं है और सरकार गिर जाती है। जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा यह तय हो जाएगा कि सरकार इस समय बहुमत में नहीं चल रही है और सरकार गिर जाएगी। फंड की बात कर लेते हैं। निधि जो दो प्रकार की है, एक संचित निधि और दूसरी आकस्मिक निधि। जो संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है, जो हम पढ़ चुके हैं। बात की जाए संचित निधि में धन की बात की जाती है कि धन इसमें कहाँ कहाँ से आता है, तो आय, व्यय और विदेश से जो उधार ले जाता है वो भी इसी में आता है, और जो हम विदेश किसी अन्य स्टेट को धन देते हैं वो भी इसी में आता है, वेतन इसी में आता है, टैक्स इसी में आता है, सब संचित निधि के अंतर्गत ही आते हैं। बात की जाए संचित निधि से यदि आपको धन निष्कासन करना, धन निकालना है तो विनियोग विधेयक आएगा, जिसे आप संसद से पास कराना पड़ेगा। बात किया जाए आकस्मिक निधि की, यह इसका उल्लेख आर्टिकल 267 में किया गया है और केवल यह आपदा के समय में ही आप इससे धन निष्कासित के लिए बात कर सकते हैं, और यह राष्ट्रपति के इस पर हक मतलब दोस्तों आकस्मिक निधि जो है यह राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संसद सत्र। बात की जाए जो संसद में सत्र होते हैं वह 3 सत्र आयोजित होते हैं, लेकिन बात की जाए मिनिमम कितने सत्र आयोजित होते हैं, तो मिनिमम 1 साल में 2 सत्र आयोजित हो सकते हैं, क्योंकि 2 सत्र के मध्य अधिकतम 6 महीने का गैप होता है, इसलिए मिनिमम 1 वर्ष में 2 सत्र हो सकते हैं और 2 होना अनिवार्य है, लेकिन 3 सत्र आयोजित होते हैं। बात की जो 3 सत्र कौन कौन से हैं, तो 3 सत्र हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बात की जाए बजट सत्र में तो यह जनवरी से मई तक चलता है। यह सबसे बड़ा सत्र है, यह वर्ष का पहला सत्र होता है जनवरी से मई। इस राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधित होगा। मतलब दोस्तों जो बजट सत्र होता है इसमें राष्ट्रपति जो होता है एकदम अनिवार्य रूप से, मतलब वह बाधित है कि यह पहले सत्र में भाग लेगा ही लेगा बजट सत्र में। मानसून सत्र का कार्यकाल होता है जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र का कार्यकाल होता है दिसंबर में। जो शीतकालीन सत्र होता है दोस्तों यह सबसे छोटा सत्र होता है। बात किया दोस्तों कि राष्ट्रपति कितनी बार संबोधन करता है सत्र में, तो राष्ट्रपति का संबोधन 2 प्रकार अनिवार्य रूप से होना ही होना है। पहला तो हम ऊपर बता दिए कि बजट सत्र में उसका संबोधन होना निश्चित है। दूसरा दोस्तों यदि चुनाव के बाद लोकसभा के दौरान कोई बनती है, मतलब चुनाव के बाद ये लोकसभा नहीं बनती है दोस्तों, तो उस समय राष्ट्रपति संबोधन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सत्र मैंने सेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों। सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है दोस्तों संसद का सत्र, तो शुरुआत के समय जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है दोस्तों वो प्रश्नकाल के अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब है वह प्रश्न जिस पर स्टार लगा हुआ है। इसमें दोस्तों मौखिक प्रश्न पूछा जाता है और जवाब में आपको मौखिक उत्तर भी प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों तुरंत जवाब मिल जाता है, आमने सामने होते हैं, इसलिए आप वहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, माने काउंटर प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अतारांकित प्रश्न। इसमें स्टार नहीं होता है और प्रश्न तारांकित नहीं होते हैं, उत्तर लिखित में प्राप्त होगा दोस्तों। इस प्रश्न में स्टार नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है। चूँकि ये लिखित में दिया जाता है इसलिए आप काउंटर प्रश्न नहीं कर सकते, यानी पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शून्य काल यानी 0 आवर। यह ठीक प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, प्रश्नकाल के बाद ठीक शून्यकाल शुरू होता है। बात की जाए दोस्तों जो शून्यकाल शब्द है यह कहाँ से आया है, तो शून्यकाल शब्द को जो भारतीय मीडिया है इसने दिया है। और शून्यकाल में क्या होता है दोस्तों, तो विचार विमर्श होता है। नेक्स्ट देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कि किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए जो न्यूनतम मेंबर होते हैं उन्हीं को ही हम गणपूर्ति कहा जाता है। जो न्यूनतम मेंबर होते हैं दोस्तों वो कुल सदस्य का 1/10 हिस्सा होता है। दोस्तों बात की जाए साइन डाई क्या होता है, तो साइन और डाई समझने से पहले ध्यान दीजिए जो सत्र है दोस्तों, सत्र को कौन बुलाता है और कौन समाप्त करता है, तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है और समाप्त भी करता है, और राज्य में राज्यपाल सत्र को बुलाता है और सत्र को समाप्त करता है।
लेकिन बात किया जाए यदि सत्र को बीच में रोकना है तो कौन करेगा, तो सदन का अध्यक्ष करता है। लेकिन दोस्तों यदि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित यदि करना है तो कौन करेगा, तो सदन का अध्यक्ष ही कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है गुलेटिन। गुलेटिन क्या होता है? गुलेटिन को कहते हैं गला घोंटकर मार देना। इसका क्या मतलब है दोस्तों? गुलेटिन का मतलब कि यदि संसद में सत्र के दौरान यदि कोई बिल आता है, संसद में कोई बिल आया, उस बिल पर पहले बहस होती है और बहस के बाद उस पर वोटिंग होती है। लेकिन दोस्तों बुलेटिन क्या होता है कि यदि कोई बिल आता है तो उस पर बहस ना होकर सीधे वोटिंग हो जाती है, मतलब बहस वाली कैटेगरी को हटा दिया जाता है, केवल वोटिंग कर दी जाती है। इसी को कहते हैं गला घोंटकर मार देना, यानी समय की कमी। समय की कमी होने पर सीधा मतदान करना बहस को हटाकर ही बुलेटिन कहलाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी लेट्स में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं दोस्तों, वो धन का व्यय कहाँ पर कर सकता है? केवल अपने ज़िले में, केवल अपने राज्य में, या संपूर्ण भारत में, या इनमें से कोई नहीं, कहीं भी नहीं। नेक्स्ट है, तो एमपी लेट्स को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो एमपी लेट्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी स्थापना होती है 1993 में। बात किया जाए इसमें क्या होता है, तो जो एमपी होता है दोस्तों, सांसद होता है, तो सांसद को 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। और कौन से, किन किस्तों में, तो 2 किस्तों में दिया जाता है, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। और ये जो 5 करोड़ दिए जाते हैं, 5 करोड़ देने का उद्देश्य यह रहता है कि जो सांसद इन 5 करोड़ का उपयोग वो आप कर सके। अभी ये सांसद है, सांसद के 3 प्रकार हैं, या तो लोकसभा का सांसद होगा, या राज्यसभा का सांसद होगा, या फिर राज्यसभा का ही सांसद है लेकिन वह जो मनोनीत सांसद है। तो इसमें दोस्तों जो लोकसभा का सांसद होता है उसको जो यदि 5 करोड़ मिलता है तो वह लोकसभा के क्षेत्र में विकास करेगा। लेकिन जो राज्यसभा का सांसद है उसको 5 करोड़ मिलेगा तो राज्य में वह कहीं भी कर सकता है। और किस राज्य में दोस्तों? जिस राज्य से वह चुनाव जीता है या लड़ा है। और जो राज्यसभा का जो तीसरा एमपी है दोस्तों, वह जो मनोनीत हुआ है, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 सांसदों को, वह जो है उनको यदि 5 करोड़ दिया जाएगा तो वह संपूर्ण भारत में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा गया था मनोनीत से ही। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन यह था कि एमपी लेट्स में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद धन का व्यय कहाँ पर कर सकता है? तो संपूर्ण भारत में कहीं भी कर सकता है। मनोनीत की बात कर रहा है तो कहीं भी कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोट है कि एमपी लेट्स का धन नॉन लैप्सेबल होगा। मतलब दोस्तों कि यदि जो सांसद है वो 1 साल के अंतर्गत 5 करोड़ का जो धनराशि उसे प्राप्त हो रहा है यदि खर्च नहीं कर रहा है तो उसके धन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब अगले सत्र में जोड़ दिया जाएगा अगले साल में। अगर धन 1 वर्ष में खर्च नहीं होता है तो अगले वर्ष का काउंट होगा, मतलब अगले वर्ष में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज पढ़ चुके हैं फिर भी देख लेते हैं, कुछ उससे रिलेटेड अन्य बातें भी हैं। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में किया गया। आर्टिकल 243 से 243 तक अनुसूची 11 इसमें जोड़ी गई है। विषय इसमें 29 हैं। बात की जाए दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन थे। और यह इसी को ही मैग्ना कार्टा गया है, जो स्थानीय स्वशासन की परिस्थितियाँ लाई गई थी, इसी को ही मैग्ना कार्टा कहा गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। आर्टिकल 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन राज्य करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है। लेकिन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है और त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करती है। तो बात की जाए दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक कौन है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या कहा गया है कि पंचायती के 3 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वो शुरू हो गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में राजस्थान के त्रिस्तरीय पंचायत राज शुरू हो गई। और इसका उद्घाटन कौन किया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया।
ठीक 10 दिन बाद दोस्तों 1959 को आंध्र प्रदेश में पहली बार चुनाव हुआ। त्रिस्तरीय पर दोस्तों बेस चुनाव होता है। दोस्तों एक और समिति आती है अशोक मेहता समिति। एक मिनट। हाँ, तो इसके बाद दोस्तों नोट ध्यान दीजिए कि इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है और ये कहते हैं कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसे आप हटाकर त्रिस्तरीय पंचायती राज कर दीजिए। इन्होंने कहा कि जो ब्लॉक वाला स्तर है इसे समाप्त कर दीजिए और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को ही रखिए। नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, जिसे LM सिंघवी भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है इसको आप संवैधानिक दर्जा की मांग की बात इन्होंने कही कि जो पंचायती राज है इसको आप संविधान के अंतर्गत दर्ज कर दीजिए। तो इसी बात को रखते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक और इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई। और ठीक इसी के बाद 74वां संविधान संशोधन होता है नगर निकाय से रिलेटेड, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 जी तक। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। दोस्तों बात चल रही है पंचायत की, तो पंचायत से रिलेटेड सभी अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। वैसे हम पिछली क्लासेस में इन्हें पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 243 जी होता है पंचायती शक्ति से रिलेटेड, जिसमें 29 विषय हैं। आर्टिकल 243 आई फॉर इनकम माने राज्य वित्त आयोग पंचायत के लिए। आर्टिकल 243 के पंचायती चुनाव। आर्टिकल 243 वाई नगर निकाय राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 ZD जिला आयोजन समिति और आर्टिकल 243 ZA नगरीय निकाय राज्य निर्वाचन आयोग। इन सबको हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी है उसकी त्रिस्तरीय संरचना को देखते हैं, जिसमें पहला नंबर पर ग्राम आता है। ग्राम में जो संस्था है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है और इसका अध्यक्ष की पूछा जाए ग्राम का तो सरपंच होगा। और सरपंच का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा तो उपाध्यक्ष होगा उप सरपंच। और ग्राम का प्रशासक कौन होगा तो BDO होगा यानी ग्राम सेवक। अब बात करते हैं दोस्तों खंड की यानी ब्लॉक स्तर की। ब्लॉक स्तर की संस्था पंचायत समिति के अंतर्गत अध्यक्ष पूछा जाए ब्लॉक का तो प्रधान होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रधान का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो प्रधान होता है दोस्तों वो डायरेक्टर होता है, डायरेक्ट का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जो डायरेक्टर बनते हैं डायरेक्टर के अंतर्गत मतलब जो डायरेक्टर बन चुके हैं उनमें से एक प्रधान को चुना जाता है। उपाध्यक्ष खंड का कौन होगा यानी ब्लॉक का तो उप प्रधान होता है। प्रशासक की बात की जाए तो BDO होता है खंड विकास अधिकारी। जिला स्तर पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि जिला परिषद अध्यक्ष कौन होता है जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा जिला पर उप जिला प्रमुख होता है। जिला पंचायत का प्रशासक कौन होगा तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO होता है। नोट है दोस्तों, नोट याद रखिए कि दोस्तों नोट क्या है कि पंच सरपंच डायरेक्टर और पार्षद इन सब का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, मतलब हम लोग जाकर वोट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए प्रधान और जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन इसका मतलब इनका वोट हम लोग नहीं करते हैं। जो दोस्तों वोट देकर हम डायरेक्टर को चुनते हैं तो डायरेक्टर के द्वारा जो हम डायरेक्टर को चुन लिए हैं उन डायरेक्टरों के माध्यम से प्रधान को चुनाव होता है। और ठीक उसी प्रकार पार्षदों को हम चुनते हैं और पार्षदों के माध्यम से जिला प्रमुख का चुनाव होता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों क्लास को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।